हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियोस में हम बात करेंगे क्लास 7 का विज्ञान का सभी ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट सवाल को देखेंगे जो आपके आने वाला एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम में पूछे जाने योग्य होगा और आज ही के वीडियोस में इसको याद करेंगे। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिएगा अगली वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, अपने जीके ग्रुप के चैनल से भी जीके ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सवाल। आज के सवाल में देखिए पहला सवाल है 100 पोषी जीव का उदाहरण है। तो 100 पोषी जीव का उदाहरण है नीम का वृक्ष, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। सवाल को हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो होने वाला है, क्योंकि पूरे विज्ञान को हम इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। एक ही वीडियो में सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। स्पीड में इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि आप लोगों को भी बोरिंग फील नहीं होगा, सभी सवाल आपका कवर हो जाए। ठीक है, एक वीडियो को यदि आप लोग 2 बार देख लेते हैं तो आपका तो यकीन जानिए आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। पोषण की वह विधि जिसमें सजीव अपना भोजन पोषण की वह विधि जिसमें सजीव अपना भोजन जो है स्वयं संश्लेषित करते हैं उसे क्या कहते हैं। तो जो सजीव अपना भोजन स्वयं वो करते हैं उसको हम लोग स्वपोषण कहते हैं। ठीक है, जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं उसको परपोषी कहते हैं। परजीवी पौधे का एक उदाहरण है। परजीवी पौधे का एक उदाहरण क्या है? अमरबेल। अमरबेल क्या है? एक परजीवी पौधा है, याद रखेंगे। कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग घटपर्णी कहते हैं। पौधों द्वारा ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किए जाने को क्या कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं ना। पौधों द्वारा ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले की जो विधि होती है उसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस मुक्त होती है? तो ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। पेड़ पौधे क्या करते हैं? वायुमंडल से जो क्या लेते हैं? ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो वही ऑक्सीजन क्या होती है? मुक्त होती है। मुक्त का मतलब होता है जो छोड़ा जाता है। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा वातावरण में लिया जाने वाला गैस कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। अभी हमने बताया कि प्रकाश संश्लेषण में जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे किस रचना में ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त होती है? तो रंध्र से। किससे? रंध्र से मुक्त होती है। कौन सा जीवाणु वायुमंडल में नाइट्रोजन के विलय का पदार्थों के रूप में बदल देता है? राइबोसोम। ठीक है, याद रखेंगे। निम्न में से कौन प्रकाश संश्लेषण का सही समीकरण है? तो ये है आपका प्रकाश संश्लेषण का सही समीकरण। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जल, उसके बाद सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल की उपस्थिति में हुआ और उसके बाद ये आपका ग्लूकोज बना, ऑक्सीजन बना और जल बना। ठीक है, अब अगले सवाल पे आते हैं। देखिए अगला सवाल हमसे पूछा जा रहा है अमीबा में पोषण का पाचन होता है। अमीबा में जो पोषण का पाचन होता है वह भोजन के राजधानी में होता है। अमीबा कूटपादों का उपयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? तो भोजन का ग्रहण एवं गति करने के लिए, याद रखेंगे। जठर रस तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है अमाशय में। जठर रस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव कहाँ होगा? अमाशय में। स्टार्च नामक कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है कहाँ पे? तो आमाशय में शुरू हो जाता है। अगला सवाल है हमारा अपने भोजन से जल का अवशोषण होता है कहाँ? बड़ी आंत में। पकड़े तथा काटने वाले दांत को क्या कहते हैं? तो कृंतक कहते हैं। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक वयस्क मानव के मुख गुहा में कुल कितने दांत होते हैं? तो 32 दांत होते हैं। नेक्स्ट, कितने वर्ष की आयु में दूध के दांत गिर जाते हैं? तो कितने वर्ष की आयु में? 8 वर्ष की आयु में दूध के दांत क्या होते हैं? गिर जाते हैं। चबाने एवं पीसने वाले दांत को क्या कहते हैं? तो अग्रचवर्णक कहते हैं। चबाने एवं कुचलने वाले दांत को क्या कहते हैं? तो चवर्णक कहते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा चीरने तथा फाड़ने वाले दांत को क्या कहते हैं? तो उसे रदनक कहते हैं। देखिए चीरने फाड़ने यानी रद्दी करना। आपको कोई चीज़ बोलेगा रद्दी करने के लिए तो क्या कीजिएगा? दांत से कीजिएगा, चीर फाड़ के कीजिएगा। तो याद रखिएगा चीरने और फाड़ने वाले को क्या कहते हैं? रदनक कहते हैं। रद्दी से रदनक याद रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है हमारा गाय के आमाशय के पहले कक्ष को क्या कहते हैं? तो रूमेन कहते हैं। निम्न में से कौन बहुकोशिक जंतु है? तो हाइड्रा है। ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे। एमाइलाइज पाया जाता है किसमें? लार में। एमाइलाइज पाया जाता है किसमें? लार में पाया जाता है। अगला सवाल है हमारा मानव शरीर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो आमाशय में पाया जाता है। ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। इसको भी याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। जीभ में स्वाद के पाचन के लिए होता है कलिकाएँ। क्या होता है? कलिकाएँ होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो 7.5 मीटर होती है। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 7.5 मीटर की होती है, याद रखेंगे। बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर की होती है। इसे भी याद रखिएगा। निम्न वाक्यों को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद मिलान करना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा
नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, पौधों को भी जल की आवश्यकता होती है वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में। पौधों को जल की आवश्यकता कहाँ पे होती है? वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में। जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है क्या? अत्यधिक वर्षा, है ना। तो देखिए वर्षा होगी अत्यधिक तो जल की कमी होगी ही नहीं, इसलिए ये उत्तरदायी नहीं है। प्रकृति में जल कितने रूपों में पाया जाता है? तो 3 रूपों में पाया जाता है। एक होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव, फिर तीसरा होता है गैस। ठोस यानी कि बर्फ़ जब जमा है, द्रव यानी जिसमें हम लोग पानी इस्तेमाल करते हैं, गैस जो कि भाप बन के उड़ जाता है। अम्ल वर्षा का कारण क्या होता है? अम्ल वर्षा का कारण होता है वायु प्रदूषण। जब वायु प्रदूषण होता है तो अम्ल वर्षा होता है। हरित क्रांति भौम स्तर जल स्तर में क्या आई है? कमी आई है। जल संरक्षण का तरीका क्या है? जल संभर प्रबंधन को जल संरक्षण कहते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस 20 मार्च को मनाते हैं। अंतरिक्ष से पृथ्वी किस रंग का दिखाई देता है? तो नीला रंग का दिखाई देता है, याद रखिएगा। ताजमहल के पीला होने का क्या कारण है? तो अम्ल वर्षा के कारण वो पीला हो गया है। झारखंड में वार्षिक वर्षा होती है कितनी, आपको बताना है, तो 140 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, जल पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो सिमोन उरांव को। जीवन की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो जल में हुई थी, यानी समुद्र में। जलीय ग्रह किसे कहते हैं? तो पृथ्वी को कहते हैं, याद रखना है। पौधे जलवाष्प मुक्त करते हैं वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में, ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल है हमारा कि दूषित जल में ऑक्सीजन की मात्रा स्वच्छ जल की अपेक्षा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। दूषित जल में जनित रोग होता है, कौन सा रोग हो जाता है? तो मलेरिया रोग हो जाता है। निम्न में कौन सा दूषित जल उपचार में उत्पाद है? स्लज यानी कीचड़। नेक्स्ट है, जैव निम्नीकरण कचरा होता है कौन? कागज़ होता है, जैव निम्नीकरण होता है। देखिए जैव निम्नीकरण आप लोग उसको बोलिएगा जिसको जो है ना जो गल सड़ जाता है, ठीक है, और जो गलता सलता नहीं है वो अजैव निम्नीकरण हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए अगला सवाल है, जैव अनिम्नीकृत कचरा किसका हो जाएगा? तो पॉलीथीन की थैलियाँ, ये जो है जल्दी सड़ती गलती नहीं है। वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है किसके द्वारा? तो केंचुए के द्वारा वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाता है। मनुष्य में विभिन्न गतिविधियों द्वारा जल को प्रदूषित करने के कारण कई जल जनित बीमारियाँ फैलती है। निम्न में से कौन सी जल जनित बीमारी नहीं है? आपको बताना है कौन सी जल जनित बीमारी नहीं है। हैजा हो गया, दम्मा, टाइफाइड या फिर पेचिस। तो इसका क्या हो जाएगा? दम्मा जो है वो नहीं होगा। अगला सवाल है हमारा, पीलिया बीमारी होती है किसके द्वारा? तो दूषित जल के सेवन से। पीलिया बीमारी होती है दूषित जल के सेवन से। हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती है कौन? तो क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस जो है वो हानिकारक जीवों को नष्ट कर देती है। झारखंड में एकमात्र वाहित मल उपचारक केंद्र है रुक्का में। नेक्स्ट है, कार्बनिक अशुद्धियाँ है। कार्बनिक अशुद्धियाँ होती है यूरिया यानी कि मूत्र में, यानी मूत्र है। गंदगी में रहने वाली गुलामी से भी ज़्यादा खतरनाक है, किनका कथन है? तो गंदगी में रहना गुलामी से भी ज़्यादा खतरनाक है, ये किसका कथन है? तो ये महात्मा गांधी का कथन है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल है हमारा कि रुक्का डैम कहाँ है? तो रुक्का डैम रांची में, याद रखेंगे। घरों द्वारा निर्मुक्त किए जाने वाले अपशिष्ट जल को क्या कहते हैं? तो वाहित मल कहते हैं। कार्बनिक अशुद्धियाँ क्या है? तो फॉस्फेट है। कार्बनिक अशुद्धियाँ क्या है? तो फॉस्फेट है। अगला सवाल है हमारा कि रेशम का कीड़ा क्या है? रेशम का कीड़ा जो है क्या है? कैटरपिलर है। रेशम का कीड़ा क्या है? कैटरपिलर है। और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे आपके एग्जाम के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा रेशम का प्रकार नहीं है? तो जो कीट है वो रेशम का प्रकार नहीं है। ऊन प्रदान करने वाले जानवर बताना है आपको। तो भेड़ से भी, बकरी से भी, याक से भी ऊन प्राप्त होता है, इसलिए इनमें से सभी इसमें से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ऊन नहीं देता है आपको? याक, बकरी, ऊँट, कुत्ता। कुत्ता ऊन नहीं देता है, तो आप लोग इस पर टिक लगाएंगे। निम्नलिखित में से किसने ऊन रेशा प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो कीट से, ठीक है। एक मादा स्लव अंडा देती है, कैसे? सैकड़ों अंडा देती है, याद रखिएगा। भेड़ी का गर्भकाल, भेड़ी का गर्भकाल कितने महीनों का होता है? तो वो 5 महीनों का होता है, याद रखिएगा। ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। भेड़ों के बालों की कटाई किस मौसम में की जाती है? तो गर्मी के मौसम में की जाती है। भारत में भेड़ों के शरीर बाल एक साल में सामान्यतः कितने बार काटे जाते हैं? तो 2 बार काटे जाते हैं, याद रखेंगे। रेशम कीट किसकी पत्तियों पर पलते हैं? रेशम कीट जो है वो शहतूत के पत्तियों पर पलते हैं, याद रखिएगा। बालों की छटाई के समय कौन सा रोग होने का खतरा रहता है? तो सॉर्ट्रस रोग होने का खतरा रहता है। अगला सवाल है हमारा कि अंगोरा ऊन कौन से जंतु से प्राप्त होता है? तो बकरी से प्राप्त होता है। राजस्थान में पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? तो लोही है, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। प्राकृतिक रेशा में उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो चीन आपका प्रथम स्थान पर है। पंजाब में पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? तो नाली नस्ल पाई जाती है पंजाब में। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली भेड़ की कौन सी नस्ल है? तो रामपुर बुशाचर, ये नस्ल आपकी पाई जाती है, याद रखिएगा इसको। अगला सवाल है हमारा, गुजरात में पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? तो मारवाड़ी नस्ल गुजरात में पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा, अधिक व्यायाम करने से श्वसन दर में क्या हो जाएगी? 25 बार प्रति मिनट जो है वो वृद्धि हो जाएगी। यानी कि अधिक व्यायाम कीजिएगा तो आपका दिल की धड़कन क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। किसी सामान्य वयस्क की व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर कितना होता है? 15 से 18 बार प्रति मिनट। निम्न में से कौन सा मानव श्वसन अंग का भाग नहीं है? तो आहार नाल जो है वो श्वसन अंग का भाग नहीं है। तिलचट्टा का श्वसन अंग कौन सा है? तिलचट्टा का श्वसन अंग होगा ट्रैकिया और
श्वास रंध्र। ठीक है। अगला सवाल है हमारा कि श्वसन के समय फेफड़ा से कार्बन डाइऑक्साइड के शरीर से बाहर निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? उच्छ्वास कहते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट है, इस तरह का सवाल पूछा जाता है आपके एग्जाम में। अगला सवाल है हमारा, अत्यधिक शरीर श्रम करने के बाद हमारे पैर हाथ की एक पेशियां निम्नलिखित किसमें जमा होने से दर्द होने लगता है? तो लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल के जमा होने से हमारे पैर हाथ में क्या होने लगता है? दर्द होने लगता है। संपूर्ण श्वसन की क्रिया कितने प्रमुख भागों में बांटा गया है? तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, 2 भागों में बांटा गया है। चूने के जल को कार्बन डाइऑक्साइड डाला जाता है तो रंग क्या हो जाएगा? दुधिया हो जाएगा। चूने के जल का रंग क्या हो जाएगा? दुधिया हो जाएगा। झारखंड में हड़िया का निर्माण कौन से पदार्थ मिलाकर किया जाता है? तो रानू गोली। रानू गोली। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज अणुओं के विखंडन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनॉक्सी या अवायवीय श्वसन कहलाएगी। याद रखिएगा। अगला सवाल हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो कौन सा संबंध सही? दूरी बराबर चाल गुना समय। ये आपका सही है। यही फॉर्मूला और इसी फॉर्मूला से जो है सबका आंसर निकल कर आता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, चाल का मूल मात्रक क्या है? तो चाल का मूल मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड। सरल लोलक की गति क्या है? सरल लोलक की गति क्या होती है? आवृत्ति होती है। दूरी का मूल मात्रक क्या होता है? दूरी का मूल मात्रक मीटर होता है। धूप घड़ी यंत्र से क्या मापते हैं? समय मापते हैं। ठीक है। समय का मूल मात्रक क्या है? तो समय का जो मूल मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। और वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है कौन? ओडोमीटर। वाहन द्वारा तय की गई दूरी को कौन मापता है? ओडोमीटर मापता है। ठीक है। अगला सवाल है हमारा कि दो शहरों के बीच की दूरी को मापते हैं किससे? किलोमीटर में मापते हैं। सरल लोलक द्वारा एक पूर्ण दोलन में लगे समय को क्या कहते हैं? तो आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है। याद रखिएगा। किसी वस्तु के द्वारा समय के साथ साथ परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो गति कहते हैं। समय के साथ स्थान परिवर्तन होगा। ठीक है। जब स्थान परिवर्तन होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? गति कहेंगे। किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। ये याद रखेंगे। प्राचीन काल में लोग समय की माप किस घड़ी से करते थे? तो धूप घड़ी से करते थे। गैलीलियो किस देश के वैज्ञानिक थे? तो इटली के वैज्ञानिक थे। ये सब इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे। सभी सवाल एग्जाम में पूछे जाने योग्य है। प्रयोगशाला में खेल में घड़ी किस घड़ी का प्रयोग किया जाता था? तो विराम घड़ी का प्रयोग किया जाता था। एक दिन में कितना सेकंड होता है? तो 86,400 है। कितना है? 86,400 सेकंड होता है। ठीक है। याद रखेंगे। यदि आप 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 5 सेकंड तक चलते हैं तो आप कितनी दूरी तय करेंगे? तो दूरी आप कितनी करेंगे? 50 मीटर की दूरी आप तय करेंगे। ठीक है। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। तो चाल यहाँ पे है और समय आपका यहाँ है, तो 10 से इसको गुना कीजिएगा तो 10 पचे कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, भौतिक परिवर्तनों में केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन है? तो कागज़ का जलना। कागज़ का जलना क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन है। देखिए, भौतिक परिवर्तन समान, थोड़ा सा दिमाग में आप बैठा लीजिए कि भौतिक परिवर्तन वह होता है जिसको आप दोबारा से प्राप्त कर लेते हैं। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? आप दोबारा से उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा परिवर्तन प्रत्यावर्ती या उत्क्रमणीय होता है? निम्न में से कौन सा परिवर्तन प्रत्यावर्ती या उत्क्रमणीय होता है? तो घी का पिघलना। याद रखेंगे। दूध से दही का बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? दूध से दही का बनना क्या, कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। याद रखिएगा। लोहे का संकेत क्या होता है? लोहे का संकेत होता है आपका Fe। सोडियम का संकेत क्या होता है? तो सोडियम का संकेत होता है Na। याद रखिएगा। ये सब एग्जाम में पूछे जाने योग्य क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसमें नए पदार्थ बनते हैं? तो जलने में। जलने में क्या हो जाता है? नया पदार्थ बन जाता है। जंग लगना क्या है? जंग लगता है नम वायु में, यानी नमी में और वायु की उपस्थिति में। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया प्रकाश अवशोषित होता है? कौन सी प्रक्रिया? तो प्रकाश संश्लेषण में। ठीक है। ऊर्ध्वापातन की घटना प्रदर्शित होता है किसमें? तो कपूर में। नेक्स्ट है, गर्म करने पर प्रसारित होने वाले पदार्थ होते हैं लोहा, वायु, मिश्र धातु। ठीक है। तो गर्म करने पर प्रसारित होने वाले पदार्थ है इनमें से सभी, यानी सभी क्या होते हैं? प्रसारित हो जाते हैं। चूना जल यानी बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaOH2। ठीक है। याद रखेंगे। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? CuSO4 और 5H2O। याद रखिएगा। अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NH4Cl। याद रखेंगे। फेरिस सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो FeSO4। कौन सा परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है? तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? नया पदार्थ बनता है। सिरके का खाने योग्य खाने में वाले सोडा में मिलाने पर कौन सी गैस प्राप्त होगी? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी। यह समीकरण किस प्रकार का परिवर्तन को दर्शा रहा है? तो यह रासायनिक परिवर्तन को दर्शा रहा है। एक नया पदार्थ बन रहा है इसीलिए। जंग लगे लोहे से खरोंच लगने पर कौन सी बीमारी होती है? तो टिटनेस की बीमारी हो जाती है ना।
कटे फटे से क्या होता है, टिटनेस का इंजेक्शन लेते हैं हम लोग, इसलिए टिटनेस की बीमारी हो जाएगा अगर आप नहीं लेंगे तो। सोडा में नींबू का रस मिलाने पर कौन सी गैस उत्पन्न होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होगी। एक बीकर में कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन लेते हैं, उसमें 2 बूंद सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं तो घोल का रंग कैसा हो जाएगा, तो नीला हो जाएगा। याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है आपको, यानी वन से प्राप्त नहीं होता है, तो केरोसिन जो है वो वन से प्राप्त नहीं होता है। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 मार्च को मनाते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। सूक्ष्म जीवों के द्वारा मृत पौधों पर क्रिया करने से बनने वाले एक उत्पाद का नाम बताइए, तो ह्यूमस बनता है। प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है, वनों की कटाई जो है वो प्रदूषण का मुख्य कारण है। पौधे वो श्वसन की क्रिया ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। किस पौधे में रंग प्राप्त होता है, किस पौधे से, मेहंदी से क्या होता है, रंग प्राप्त हो जाता है। औषधीय महत्व वाला पौधा कौन सा है, तो तुलसी। यहाँ से औषधीय यानी कि उसमें दवा का गुण प्राप्त होता है। अपघटक पौधों तथा जंतुओं के अवशेषों को परिणत करते हैं कौन, ह्यूमस में। किस में करते हैं, ह्यूमस में। भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। पृथ्वी में जीवों के लुप्त होने का एक कारण क्या है, वनों की कटाई। झारखंड राज्य में वन पाया जाता है, इनमें से सभी जगह आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत है। झारखंड में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। झारखंड के किस जिले में लाह पर शोध किया जाता है, तो रांची के जिले में। झारखंड में कितने प्रतिशत भाग में वन पाए जाते हैं, तो 29.61%। याद रखिएगा। झारखंड राज्य में कुल क्षेत्रफल कितना है, तो झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पौधा औषधीय पौधे के नाम से जाना जाता है, तो नीम का पौधा औषधीय पौधे के नाम से जाना जाता है। वन संरक्षण हेतु कर्नाटक में कौन सा आंदोलन चलाया गया था, तो एपिको आंदोलन चलाया गया था। पौधों श्वसन क्रिया में छोड़ते हैं, क्या चीज़ छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। अगर लेने के बाद बोलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, छोड़ने के बाद बोलेगा तो ऑक्सीजन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो मृदा वनों की वृद्धि और पुनर्जीवन में सहायक होती है, तो ये आपका सही नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा दर्पण अथवा लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आभासी अथवा वस्तु से बड़े आकार का होगा, तो अवतल दर्पण के द्वारा। आवर्धन शीशे निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होगा, तो उत्तल दर्पण से प्राप्त होगा। याद रखेंगे। प्रकाश गमन करता है तो एक सीधी रेखा में, प्रकाश जो है वो टेढ़ी नहीं होगी बल्कि एक सीधी रेखा में गमन करेगी। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश की दिशा को बदलने की प्रक्रिया को प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। निम्नलिखित में से किस दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, तीनों प्रकारों से। ये जो ऊपर दिया गया है तीनों, इन तीनों में। ठीक है। उत्तल दर्पण किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक और सीधा। ठीक है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार होता है वस्तु के आकार के बराबर। याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, किसी वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब जो है पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं। अवतल दर्पण जो होता है वस्तु के आकार से बड़ा या छोटा हो सकता है। किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब जो होगा वो पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। याद रखेंगे। उत्तल लेंस के द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब इनमें से सभी है। वस्तु का छोटा वस्तु के आकार से छोटा होगा, वस्तु के आकार के बराबर होगा, वस्तु के आकार से बड़ा होगा। याद रखेंगे। उत्तल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार जो होता है वो वस्तु के आकार से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है। किसी गोलीय दर्पण के भीतरी भाग पर लेप चढ़ा हुआ रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहेंगे। जिस गोलीय दर्पण का बाहरी भाग पर लेप चढ़ा हुआ रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो अवतल दर्पण कहते हैं। यानी अवतल दर्पण के बाहरी भाग पर लेप चढ़ा रहेगा, उत्तल दर्पण के अंदरी भाग पर लेप चढ़ा रहेगा। ये आप इसको क्लियर कर लीजिए। दंत विशेषज्ञ यानी दांत के डॉक्टरों की दांत जांच करते समय किस दर्पण का प्रयोग करता है, अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, और यह सवाल बार बार पूछा जाता है। प्रकाश की किरण किसी सतह पर आपतित होकर दिशा परिवर्तन के कारण वापस लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग परावर्तन कहते हैं। प्रिज्म सूर्य के प्रकाश को कितने रंगों में विभक्त कर देता है, तो 7 रंगों में विभक्त करता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो आवर्धक लेंस का प्रयोग किया जाता है।